हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की नेक्स्ट टॉपिक से तैयारी करेंगे। यानी कि जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं उसको का जो भी नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उसे देखेंगे। और बहुत सारे बच्चों को सामना करना पड़ रहा है कि आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके DSSB का रोज़ मैसेज आ रहा है, रोज़। यानी कि DSSB वालों की बस एक ही बात अच्छी लगती है मुझे कि जैसे ही वो नोटिस आ जाता है कि जैसे मान लीजिए 5 तारीख के से लेके 11 तारीख तक पेपर है और नोटिस आना शुरू हुआ था। कब आना शुरू हुआ था? आपका 30 के आसपास शुरू हो गया था, मान के चलते हैं हम, या 1 के आसपास शुरू मान के चलते, 1 के आसपास शुरू हो गया था, 10 दिन या जितने भी दिन थे पहले। तो वो एक दिन में रोज़ 3 से 4 मैसेज भेजता जा रहा है। बस यही कहानी अच्छी लगती है DSSB, और तो सारी बेकार सी कहानी है। अब DSSB की जो एडमिट कार्ड की कहानी है वो सुनो। अगर बच्चों आपको एडमिट कार्ड में दिक्कत हो रही है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता अपना, ठीक है, तो आप अपनी खोलो जीमेल आईडी, ठीक है, जीमेल आईडी खोलो, यानी ईमेल खोलो। ईमेल पे भी एक आया होगा मैसेज, यानी कि आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा। एप्लीकेशन नंबर है, वहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया। वहाँ से भी ना मिला हो तो आपका जो डोजर है जिससे फॉर्म भरते हैं, जो DSSB ऑनलाइन पर रोल नंबर और आपका 10th का डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल के खोला जाता है, उसे खोल के उसमें अपना प्रिंट आउट निकाल लो और उसका एप्लीकेशन नंबर लिख के वहाँ से एप्लीकेशन नंबर ले लो। जो मैसेज आ रहा है फ़ोन पे उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी डालो डेट ऑफ बर्थ। यानी डेट ऑफ बर्थ में ही सबके साथ कन्फ्यूज़न हो रहा है। यानी कि कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ उन पे बच्चों पे डल नहीं रही होगी सही तरह। बच्चे डाल रहे होंगे, जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 01 जैन 1998 है, ये डेट ऑफ बर्थ। तो बच्चों डालनी है 01 स्लैश भी डालना है, 01/1988 ऐसे डालनी है। और बच्चे डाले होंगे 01/01/1988, ये नहीं डालना है, ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह डालनी है 01/01/1988, तभी आपका। और फिर नीचे जो कैप्चा है उसे डाल देना है। कैप्चा में भी ध्यान रखना, स्मॉल लेटर में होगा तो स्मॉल में, बड़े में होगा तो बड़े में, उस तरह आपको डालना है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो, यानी कि आपका एडमिट कार्ड अभी भी नहीं डाउनलोड हो रहा हो, ठीक है, अभी भी आपसे एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा हो, तो आपको जो व्हाट्सअप नंबर जिस पे आप क्वेरी करते हैं बुक्स की, यानी कि बुक्स के इंफॉर्मेशन के लिए आप स्लिप भेजते हो ना, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, मैं निकाल के आपको भेज दूंगा, यानी कि उसका PDF आपको भेज दूंगा। अगर आपको ये लगता है या फिर आपके एडमिट कार्ड आप पे डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं तो वैसे सिंपल तरीका है, आपके पास जो भी मैसेज आ रहा है उसी में आपका लिंक है, उस पर क्लिक करो, उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालो। एप्लीकेशन नंबर आपको 2 जगह बता दिया, एक तो ईमेल पे मेल आई है, आपकी ईमेल पे मेल आई है, और दूसरा आपका जो DSSB ऑनलाइन पर जब आप क्या नाम जहाँ से फॉर्म भरते हैं वहीं पर प्रिंट निकालने का ऑप्शन रहता है ज़िंदगी भर। जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका वो ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। तो वहाँ से जाकर एप्लीकेशन नंबर निकाल लो और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना क्या कर दो, प्रिंट आउट निकाल के रख लो। प्रिंट आउट की कहानी ये है, आज है मंडे, आपको वेडनेसडे को जो वीडियो मिलेगी उसको ज़रूर देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, यानी कि किस तरह से ड्रेस पहन के जानी है, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, जो आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो ज़्यादातर दिक्कत पता है क्या होती है, चलो लड़के तो ये होता है कि शर्ट उतार के एक बार को पेपर देने चले जाते हैं, पर जो हमारी जो बहनें हैं, जो भी लेडीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो पेपर उनका वो फुल स्लीव्स पहन के जाती हैं, या फिर क्या ना जो मैरिड हैं वो मंगलसूत्र पहन के जाती है। तो वहाँ पे उतारने की बात कहती है। जैसे अभी लास्ट ईयर मैं अभी अपने फ्रेंड्स का, यानी कि फ्रेंड का, मेरे TGT का दोस्त था, मतलब TGT का पेपर था। तो क्या हुआ, नई शादी हुई थी किसी की, तो वो पेपर देने आए होंगे, लेडीज़ थी। तो ऐसा हुआ उसके, मतलब उसने
उसे कहा गया मंगलसूत्र उतार दो, चूड़ा वूड़ा उतार दो। तो ये सब बात उसने नॉर्मली ज़्यादातर चीज़ उतरवा दी थी कि उतार लो, उतार दी उसने। रही बात आगे लास्ट में आके मंगलसूत्र और इस तरह की चीज़ें आने लगी, तो फिर क्या हुआ, उसने पेपर ही छोड़ दिया। तो हर तरह का व्यक्ति है, यानी कि देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती। औरत यानी कि जो आजकल चल रहा है ना वो SDM वाला, देखो फाइनली जो चीज़ है वो सही सामने आ रही है कि जो इस तरह की चीज़ है, पर उस चीज़ को गलत वे में लेके चलना, ये बात भी गलत हो सकती है। ठीक है, आप चलो उस चीज़ को छोड़ो। आज का जो टॉपिक है, आज जो हमें पढ़ना था ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें है यूनेस्को, इफ्ला, FDI, NI, ठीक है, और सेट, ये आपके सिलेबस में दे रही। ये पांचों के पांचों आपको पढ़नी है, इनके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपकी आती है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि यूनेस्को है क्या, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आता है यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, कोई बता सकता है कि यूनेस्को की क्या है फुल फॉर्म? जब इतनी बार आपने पढ़ लिया तो यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो यूनेस्को आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन, एन से नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, एंड से कल्चर, एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साइंस भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया, कल्चर भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन भी। ये आ गई कहानी, ये आपको पता चल गया। इसके देश कितने हैं, यानी कितने देश में ये चल रहा है, कमीशन कितने चल रहे हैं भाई? 77 पहली बार। अच्छा, पहले आप कुछ पता होना चाहिए कब बना। तो ये बना था 16 नवंबर 1945। ये डेट आप याद रख लेना, 16 नवंबर 1945 में। ये क्वेश्चन लाइब्रेरी में कई बार पूछा गया कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। ठीक है, याद रखना। ये तीन चीज़ हो गई, यानी कि 3 पॉइंट आपको पता लगी। फुल फॉर्म पूछी जाती है, कब बना, और ये है कहाँ पर। ये 3 चीज़ आपको पता चल गई। अब आती है जो मेन कहानी है कि यूनेस्को का जो रोल है हमारे लाइब्रेरी साइंस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब जो सारी कहानी आती है, जो NGOs है एक तरह का ये, तो इसका हमारे लाइब्रेरी साइंस में इसका क्या इन्वॉल्वेशन है भाई? यूनेस्को जो है एक तरह से फुल फॉर्म ही आप देख लीजिए, इसका क्या रोल है। ये देखिए, एजुकेशन एंड साइंटिफिक। तो ये क्या करता है, हमारी जो एजुकेशन है यानी कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विस है, उसमें हमें क्या करता है, उसमें हमारे लाइब्रेरी को एक महत्व प्रदान करता है, एक स्थान प्रदान करता है, एक जगह प्रदान करता है, और एक स्थान से व्यक्ति के जो एजुकेशन सिस्टम को या फिर उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ये है इसका मेन मोटिव। ठीक है, चलिए अब अगला जो चलते हैं। अगला क्या था हमारा? अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इफ्ला, यानी कि IFLA। अब इफ्ला, हाँ एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, रितु मैडम ने इफ्ला वाला जो टॉपिक था उसे कहीं और पढ़ा दिया था। यानी कि उनका जो हेडक्वार्टर है आपको पता है ये द हैंग में है, और हैंग में कहाँ पे है? हैंग में। और किसका हेडक्वार्टर है, कोई बता सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट का। याद रखना, इंटरनेशनल जो कोर्ट है जिसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। क्यों वर्चस्व है, यही बता सकता कोई? इंडिया का वर्चस्व इसलिए है क्योंकि जो इंडिया के जो जज है, जिनको यानी कि इंडिया का जो व्यक्ति है वो वहाँ पर जज है। ये ध्यान रखना, कभी आप जब इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पढ़ो तो पढ़ना। अब आती है कहानी, सबसे पहले इसकी IFLA की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये है इफ़ला की फुल फॉर्म, याद कर लेना। फुल फॉर्म एक बार नहीं, यानी 100 पेपर हुए हैं तो अब से ये मान के चलिए 80-85 पेपरों में इफ़ला की फुल फॉर्म पूछी गई है। इफ़ला क्या है? नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक तरह का एनजीओ है। अब दूसरी कहानी क्या आती है? आया कब, है कहाँ, ये आपसे पूछा जाता है। इस्टेब्लिश कब हुआ? ये हुआ था 1927 में। ठीक है, अब आपसे एक और मैं यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ देता हूँ, 1926 में क्या आया था? यानी कि आपसे मैंने कहा था 1926, 1927, 1927, 1931 और कोई बचा क्या? हाँ, 1910, 1931, 1933 ये आपसे पूछी जाती है, और 1930 ये आपसे पूछी जाती है। तो इनको सारों ईयरों को याद कर लेना। अब 26 में बता दो कौन सा है? 26 में क्या आया था? कोई बता सकता है? चलिए, अब आती है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है नीदरलैंड, यानी कि ये भी आपका द हैंग नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि द हैंग नीदरलैंड में है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, दो चीज़ समझ में आ गई कि क्या है। और ये आपका जो पहला जो चल रहा था टॉपिक, यानी कि यूनेस्को का भाई है, यानी कि एक तरह से पार्टनर है ये। इफ़ला पार्टनर विद द, यानी कि विद यूनेस्को। याद रख लेना कि इफ़ला जो पार्टनर है वो किसका है? यूनेस्को का पार्टनर है। ठीक है, तीन चीज़ पता चलिए, तीन ये चीज़ें आपसे हर पे उसमें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। एक फुल फॉर्म, एक है कहाँ पर, और एक इसका स्थापना दिवस कब हुआ। ये थोड़ा और चलने लग रहा है कलर आज, पता नहीं कैसे लग रहा है आज। चलिए आगे चलते हैं। अब बचा आता है एफ आई डी की फुल फॉर्म क्या है? आपको मैंने बता चुका है। चलिए, एफ आई डी की मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एफ से शुरू नहीं होती फुल फॉर्म इसकी। एफ आई डी की फुल फॉर्म एफ से शुरू नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखो। एफ आई डी की फुल फॉर्म जो है एफ से शुरू ना होकर किससे शुरू होती है? कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, मुझे लगता नहीं है कि कोई नहीं बता पाएगा, तो याद रखना। चलिए, अब इसकी भी कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। ये आता है इंटरनेशनल फेडरेशन। याद रख लेना, एफ आई डी की फुल फॉर्म भी 1000 बार पूछी गई है। ज़्यादातर पेपर आप उठा के देखोगे, एफ आई डी की फुल फॉर्म, एफ आई डी क्या है, एफ आई डी क्या। तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, MENTation। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। अब एफ आई डी है कहाँ पर? ये आपसे पूछने लगे कोई कि एफ आई डी है कहाँ पर? को बता सकता है एफ आई डी है कहाँ पर? इस्टेब्लिश कब हुआ? एफ आई डी आपका इस्टेब्लिश हुआ 12 सितंबर, 12 सितंबर, ये भी डेट आ चुकी है, 12 सितंबर 1895 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और 12 सितंबर को हम किस डेट के रूप में मनाते हैं? कोई बता सकता है? और इसका जो पुराना नाम था क्या था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। IIB जो इस तरह के जो इस्टेब्लिश था, क्या करता था? इस नाम से जाना जाता था पुराने टाइम पे। अब ये है कहाँ पर? कोई आपसे पूछने लगे FID है कहाँ पर, या FID जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि शुरुआत इससे हुई किससे? IIB से, यानी कि जो इसकी FID की जो इस्टेब्लिश है वो 1895 में हुए थे। इन कहाँ पर? तो यानी कि ये था कहाँ? ब्रसल्स में। यानी कि जो FID वाज इस्टेब्लिश ऑन 12 सितंबर 1895 इन ब्रसल्स एज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है,
तो और क्या था, ओरिजिनल जो है नेशन ऑफ द बिब्लियोग्राफी, यानी कि IIB के नाम से जो चीज़ थी। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया होगा। और जो FID है, FID की जो फेडरेशन ऑफ नेशनलिज्म द डॉक्यूमेंटेशन जो था पहले, जो FID, अब आपसे कोई पहले बात तो इतनी अंदर की कहानी पूछेगा नहीं, क्योंकि पेपर में तो कोई पूछ नहीं सकता। वैसे आपको पता होना चाहिए जो पहले था FID, जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, इसका फुल फॉर्म थी क्या, फेडरेशन इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, इस तरह की थी। यानी कि इसका उसकी फुल फॉर्म थी, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, हाँ, फेडरेशन इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये थी, ऐप से शुरू होती थी। और अब क्या है, अब है जो इसके बाद चलती आ रही, यानी कि बदलती गई हैं ये सारी की सारी, ये जो चीज़ें हैं आपकी बदलती जा रही हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होता है। अब क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ठीक है, ये आपसे ध्यान रखना, ये पूछी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, FID आ गए। FID के बाद आता है आपका INIS। तो NIIS यानी कि ये क्या है, INIS। तो सबसे पहले आती है फुल फॉर्म, सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है कि फुल फॉर्म क्या है। तो ये आते हैं इंटरनेशनल न्यूक्लियर, ये भी कहना शायद या तो राजस्थान वाले पेपर में या कहीं इधर के आसपास के पेपर में पूछा गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, ये न्यूक्लियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की चीज़ है। अब हुआ कब, इस्टेब्लिश कब हुआ, यानी फाउंड कब हुआ, यानी कि ये ध्यान रखना 1970 में फाउंड हुआ था इसका। और ये किसके लिए था, पीस ऑफ न्यूक्लियर के लिए, याद रखना, ये था पीसफुल, PEA फुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस, यानी कि शांति से न्यूक्लियर साइंस को यूज़ करो। भाई बहुत सारे जो देश हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर गिर देंगे, बम गिर देंगे, फलाना गिर देंगे, टिकड़ा गिर देंगे, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। कोई हमें कुछ कहेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके लिए नहीं, ये था इसका कि न्यूक्लियर साइंस जो है उसको आसानी से यूज़ करो। अब जो लास्ट बचा है आपका वो है NISSAT। NISSAT की फुल फॉर्म कोई बता सकता है, NISSAT की क्या फुल फॉर्म है, NISSAT बता सकता है कोई, ये भी आपको मैंने पढ़ा चुका है, NISSAT। भाई अगर आप इस तरह भूलोगे तो फिर तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना पड़ना पड़ जाएगा। ये तो छोटा सा टॉपिक है NISSAT। भाई याद कराया था ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद करो, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आगे तो याद आ गया होगा। साइंस क्या था, साइंस भी बता दिया अब तो मैंने, अब तो याद होना चाहिए नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आया नहीं याद आया, चलिए छोड़िए। ये है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है और आपसे और कुछ तो समथिंग पूछा नहीं जाता कि इस्टेब्लिश कब हुआ, ये कब हुआ, पर याद कर लेना। ये जो NISSAT था इसका लॉन्चिंग एक तरह से मान के चलते हैं, यानी कि एक आया था 13 मई 1977। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेनली आपका इसका तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और FID की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये भी फुल फॉर्म है। इससे आगे यहाँ से होती है कहानी शुरू। ये जो ये इफ़ला है, इसका टाइम पूछा जाता है, जैसे ये था अभी, ये कब आया ये पूछा गया। और आपका यूनेस्को, ये दोनों इनकी सारी चीज़ें पूछी गई थी। यूनेस्को का पूछ लिया था कि कहाँ पर है,
तो सब बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। द हैंग में क्या है, बहुत सारी बार ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो आपके छोटे छोटे टॉपिक है, यानी कि अगर आप उठा के देखिए तो आपका जो सोसाइटी का जो आखिरी टॉपिक था, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी का जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक है उसका ये आखिरी पॉइंट है, वो करवा दिया आपका। लाइब्रेरी टाइप करा दिया आपको मैंने, मूवमेंट करा दिया, लेजिस्लेशन करा दिया। ये सब चीज़ें आपको एक बार दोबारा जो हार्ड चीज़ें वो दोहराई जा रही हैं, जिससे आपको पता चल गया। अब आपका ZBD बड़ा पड़ गया, आप जीरो बेस बजट पड़ गया, और PPP ये कवर हो जाएगा, जिससे आपका बजट का सिस्टम भी कवर हो जाए। एक आपका डिलीवरी बुक सिस्टम बच रहा है, और आपका CC बच रहे हैं, CC UDC और DDC। ये आपको बता दूंगा मैं कैसे कैसे हुए हैं, कैसे कैसे आए हैं, ये बता दूंगा। और ज़्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ये तो सारे टॉपिक मैंने आपको सारे कवर करा चुके हैं। जो हार्ड थे मैं एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ या फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। किसी को दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड में तो बता दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।